चलिए स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल इसी को रेजिन मॉडल भी बोला जाता है और यही आपका क्या है, एक और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो जो ये जे थॉमसन है, आपको पता है 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद जब ये क्या हो गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुआ, तो बिफोर 1911, ये क्या है, बिफोर 1911 जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन बचा था, तब उन्होंने क्या बताया था, जे थॉमसन मॉडल बताया था। और अपना जे थॉमसन का इन्होंने क्या किया था, प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। इसी प्लम पुडिंग मॉडल को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, राइजिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और एक क्या है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो आपका प्लम पुडिंग मॉडल है, उसमें उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर रहता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर रहता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। उन्होंने इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा और प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा। देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल में जैसे वाटरमेलन में आपका क्या रहता है, वाटरमेलन का फ्रूट समझते हैं ना, तरबूज, उसमें क्या रहता है, उस तरबूज में जैसे तरबूज के अंदर पल्प में जो क्या है, बीज रहते हैं, सीड्स, उसके सीड्स क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं ना। वैसे ही उन्होंने कहा कि बाहर जो न्यूक्लियस है उसके क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन धसा हुआ रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहता है। क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स embedded in nucleus sphere। न्यूक्लियस का जो अंदर का न्यूक्लियस के बाहर जो स्फीयर है ना, उसके बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए रहते हैं। जैसे आपका वाटरमेलन में उसका सीड धसा हुआ रहता है ना, जैसे बीज, उसके अंदर क्या रहते हैं, धसे हुए होते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के बाहर जो स्फीयर रहता है उसमें धसा हुआ होता है, और उसका एक वाइड स्फीयर होता है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अप्रॉक्स 10 मीटर के अराउंड जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब क्या हुआ, जब ये वाटरमेलन मॉडल में इन्होंने क्या बताया, वाटरमेलन मॉडल के थ्रू एक तो इलेक्ट्रॉन है जिसका एक पर्टिकुलर स्फीयर होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर क्या है, घूमते रहता है। साथ में उन्होंने कहा कि इम्बेडेड होते हैं, यानी कि वो चिपके हुए हैं न्यूट्रॉन के साथ, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर जो स्फीयर है उसमें बीज की तरह धसे हुए हैं, है ना। जिससे ये पता चलता है कि हो सकता है एक जो एटम है वो एक सॉलिड की तरह, एक ठोस की तरह हो सकता है। तो उन्होंने इस प्लम पुडिंग मॉडल कहा इसको, और क्या कहा, राइजन मॉडल कहा, वाटरमेलन मॉडल कहा। ये इसी का नाम है। बिफोर क्या था आपका, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के पहले। और इसकी डिस्कवरी को बहुत हद तक क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड। जब तक रदरफोर्ड का डिस्कवरी आया नहीं था, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल के बाद ही आया है, उन्होंने क्या किया था, इस जब इन्होंने कहा कि एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस के जो बाहर अराउंड जो भी स्पेस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं,
पल्प में यानी कि गूदे में उसके तरबूज के, उसी तरह प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल की तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है, धसा हुआ होता है। तो इससे एक एक तरह का थॉट निकला कि क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो सॉलिड होता है, कितना बड़ा होता है उसका एरिया, क्या उसमें धसे हुए हैं यानी कि उसके साथ चिपके हुए हैं, तो उसका कोई पार्ट खोखला है, क्या न्यूक्लियस बहुत बड़ा है या छोटा है, इस तरह के थॉट्स क्या है उठने लगे, जिसको एक्सपेरिमेंटली आगे किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल था, अब उसके बारे में देखेंगे। हमने जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल तो समझ लिया, अब देखते हैं कि जो आपका स्कैटरिंग मॉडल है जो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। एटॉमिक मॉडल, यहाँ पे आता रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि क्या था, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मॉडल के नाम से ये जाना जाता है, रदरफोर्ड का मॉडल। उसमें उन्होंने क्या किया, एक धातु की प्लेट यूज करी, एक फॉइल था वो जो कि क्या था, गोल्ड का बना हुआ था, ठीक है। ये जो फॉइल उन्होंने यूज किया ये था आपका गोल्ड, एयू का, ठीक है, गोल्ड का बना उन्होंने फॉइल देखा। अब साथ में उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट रखा जहां से वो क्या कर सकते थे, रोशनी को उस गोल्डन फॉइल में, ये फॉइल क्या था, गोल्डन फॉइल था। इस गोल्डन फॉइल पर उन्होंने क्या किया, पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स का, किसका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जब इन्होंने क्या किया, इसमें बम्बार्टमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो गोल्डन फॉइल है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस के तर्ज पर यूज किया था, अल्फा जो आपका पार्टिकल है उनको न्यूक्लियस के तर्ज पर, और इस न्यूक्लियस को क्या कहा जा रहा था वहां पर, एक तो 2 हीलियम 4, है ना, हीलियम के रूप में उन्होंने क्या करा था, इसके बारे में थिंक किया था। तो यहां से जब उन्होंने क्या किया था, एक सोर्स था ना, ये आपका सोर्स है जहां से आप क्या कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल को वहां पे बॉम्बार्ड कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया तो बहुत कुछ किरणें सीधी क्या करने लगी, गमन करने लगी, स्ट्रेट पाथ में सीधा उसके आर पार निकल गए। बहुत सारी जो अल्फा लाइंस थी, अल्फा पार्टिकल उसके क्या हो गए, बाहर निकल गए न्यूक्लियस के। कुछ उसमें से थे जो क्या हो रहे थे, फ्लक्चुएट होकर या डिफ्लेक्टेड होकर दूसरी ओर टर्न हो रहे थे। तो उन्होंने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने पहले तो कहा कि न्यूक्लियस हैव वेरी स्मॉल डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी। तभी तो छोटा सेक्शन है, तभी तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी फ्लक्चुएट हुए सीधे क्या हो जा रहे हैं, आर पार हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ऊपर या नीचे की तरफ टर्न हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत ही स्मॉल फील्ड होगा वहां पर, जो कि क्या होगा, चार्ज होगा या उसका अपना एक मास होगा,
न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस हैव वेरी स्मॉल डेंसिटी। साथ में उन्होंने क्या कहा, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैव लार्ज स्फीयर, कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जो क्या है, बहुत लार्ज स्फीयर है वहां पर। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 जो है स्फीयर में काम कर रहा है, और उन्होंने लिया था 10⁻15 पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो जब उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके एक कंक्लूजन निकाला, तो कहा कि 10⁵ क्या आ जाएगा इसका स्फीयर के लिए, कि आपका 10⁵ मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी बहुत स्मॉल है, जो कि अराउंड क्या होगा, मतलब उसका स्फीयर न्यूक्लियस का क्या होगा, 10⁵ के अराउंड स्मॉल होगा, जो कि जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जो उससे टकरा करके वापस उसी दिशा में वापस हो गए। तो 3 कंक्लूजन बताया, एक तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, उनमें से कुछ डिफ्लेक्टेड होकर के टर्न हो रहे हैं, और उसमें से कुछ है जो न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं और डायरेक्ट उसी दिशा में वापस हो जा रहे हैं जिस दिशा से वो आए थे। तो इससे ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ, न्यूक्लियस में कुछ तो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन, यानी कि कुछ तो है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है टकरा करके स्कैटर्ड वापस हो रहे हैं। स्कैटरिंग होकर के साथ में उनका जो फील्ड है, जो एरिया है, वो बहुत कम डेंसिटी का है, तभी तो अल्फा पार्टिकल आर पार हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो स्फीयर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा आर पार हो जा रहे हैं, और जो टर्न भी हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से टर्न हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से टकरा करके जो इसके आउटर स्फीयर में घूम रहे हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल था वो ये बताता है कि हमारे न्यूक्लियस का एक अपना डेंसिटी, अपना एक मास, और उसके अंदर एक अपने पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो बताते हैं कि एटम्स को क्या होता है, हम सब एटॉमिक पार्टिकल में स्टडी कर सकते हैं, और किसका स्फीयर कितना है और कितना ज्यादा ये क्या करते हैं, अपना स्पेस लेते हैं। तो रदरफोर्ड का जो ये था एटॉमिक मॉडल, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस हैव really small density, electrons are moving around long sphere according to as compared to nucleus। तो इस तरह के कुछ फंडामेंटल्स उन्होंने मूलभूत क्या किए, अपने सिग्निफिकेंस बताए, और जो उसका समरी था उन्होंने बताया है कि इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान सकते हैं कि न्यूक्लियस खोखला नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर खोखलापन नहीं होता, उसके अंदर कुछ मात्रा में न्यूक्लियस की अपनी डेंसिटी होती है। तो हमने प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन का और रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, और अगली क्लास में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।